जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का आंसर पेपर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 3 को आज पूरा पकड़ बनाएंगे, सेट 1 से लेकर सेट 8 तक। ठीक है, तो चलते हैं हम आपके क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन क्या है, एक एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। जहां नहीं समझ आएगा तुरंत कमेंट कीजिएगा, उसको अगले दिन हम बता देंगे। आपका क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है किसका, 96 और 404 का। 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं, इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल में लौसक गुणे मौसक। यानी कि हमारी कहानी का मतलब यह है कि यह सूत्र बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है निखिल। तो एचसीएफ यदि दो संख्या दिए हो और उसमें एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा है, तो उसके लिए हम लोग कैसे लगाएंगे। आप लोग दो संख्या से आसानी से पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे, पुनः एलसीएम ज्ञात करेंगे, ऐसे तो हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग ऐसे लगा लेंगे, लेकिन जो हम तरीका बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। देखिए, दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना। किसी एक का एचसीएफ चाहे एलसीएम ज्ञात कर लो, किसी एक का एचसीएफ चाहता या एलसीएम ज्ञात कर लो। और हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या होता है आपका एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। इक्वल में क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों में से किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो 96 कितना है आपका, 96 और 404। 96 और 404 का हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो यदि इसका एलसीएम ज्ञात हो जाता है तो एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। तो किससे कटेगा, 2 से, ठीक है। 2 से कितना बार में, 4 और यह 8, ठीक है। 2 0 और यह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पुनः 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 2 और 4, यानी कि 24 बार में। और यह 1 0 1, यह 24 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, लेकिन यह 2 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं इसको 24 डायरेक्ट 24 से काट देते हैं, ठीक है। आप लोग 2 गुणे 2 मतलब 2 से काटते आते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर 24 से कम 24 डायरेक्ट 24 से काट दे रहे हैं, ठीक है। 24 हो गया और 101 नहीं कटेगा 24 से। पुनः 101 आपका अभाज्य संख्या है, ओनली 101 से ही कटेगा, ठीक है ना। तो 101 इतना हो जाएगा। इतना तो 6 7 8 में भी पढ़े होंगे, इतना हो गया। इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। गुणा कराने के बाद से जितना भी आंसर आएगा वह हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम तो एलसीएम इक्वल में कितना हो जाएगा, 2 गुणे 24 गुणे कितना है, 104, ठीक है। तो 2 दूना 4 गुणे 24 गुणे कितना हो जाएगा, 101। गुणा कराते हैं, 4 चौको 16, हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, तो 96 गुणे 101। गुणा कराएंगे तो कितना आएगा निखिल, 96 यानी कि एलसीएम कितना आया है हमारा, एलसीएम कितना आ गया, 9696, ठीक है, 9696। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग एलसीएम ज्ञात हो गया, अब एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब एचसीएफ ज्ञात करेंगे। यदि यह सूत्र नहीं पता रहता तब पुनः बारी बारी इसका क्या करते, अभाज्य गुणनखंड करते। तो अभाज्य गुणनखंड करने का कोई जरूरत नहीं है, हमें एक एलसीएम मिल गया है, ठीक है। एक एलसीएम मिल गया है, एक संख्या आपका 96 है, दूसरी संख्या 404 है, इतना पता है ना। तो एचसीएफ नहीं पता है, एचसीएफ
एफ नहीं पता है, ठीक है। और एलसीएम कितना आया है 96, ठीक है ना। इक्वल में पहली संख्या कितना है 96 है, ठीक है, गुणे 404। इतना समझ में आया निखिल? कुछ भी काम नहीं किए हैं, एलसीएम निकाले हैं, एलसीएम के जगह पे 9696 रख दिए हैं, पहली गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। अब हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ को इधर आने देते हैं, ठीक है। यह 9696 गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग, तो 96 गुणे 404 बट्टे में कितना हो जाएगा 9696, ठीक है ना। कितना हो गया इक्वल में करो, ठीक है ना। इक्वल में 96, ये भी 96 है, ये भी 96 है, तो काट सकते हैं। तो 96 एकम 96, ठीक है। 9 जाएगा नहीं, भाग लगाएंगे तो जाएगा नहीं, पुनः 6 लगाएंगे, पुनः 6 को लेंगे तो एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो 96 एकम 96, 101 आ गया। तो 101 कितना बार में जाएगा आपका 4 बार में, इसको काटेंगे कितना बार में 4 बार में। तो ये सीजअप कितना निकल गया 4। ये सीजअप हमारा कितना मिला 4। 2 नंबर का क्वेश्चन था, पूरे अच्छे तरह से समझाए हैं, आपको समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। यह क्वेश्चन रब करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, के किन मानों के लिए, हर एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, सब नहीं समझ में आया। संजीव समझ में आया है कि नहीं आया है। दिया है के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण इतना और इतना के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से क्या है हमारे अनेक हल हैं। तो दिया क्वेश्चन क्या दिया है, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3, ठीक है, इक्वल में दिया है 0। और क्या दिया है 12 एक्स प्लस के वाई माइनस के इक्वल में दिया है 0। कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो कल के लेक्चर में हम आपको बताए थे 3 फार्मूला, अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल के लिए नहीं। तो अनेक हल कब होंगे, अनेक हल कब होंगे पता है निखिल, पता है अनेक हल कब होंगे? हाँ। बताओ। A1 अपान A2 इक्वल में B1 अपान B2 इक्वल में C1 अपान C2, ठीक है। यह क्या है हमारे अनेक हल के फार्मूला है, ठीक है। अनेक हल या हमारे अनेक हल के फार्मूला है। तो इसका तुलना हम यक्स के गुणांक को लेते हैं, तो यहाँ पर के हो गया, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा के हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस के माइनस 3 लेते हैं, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के, माइनस से माइनस हट जाएगा, माइनस से माइनस हट जाएगा। तीनों पद हमारे क्या है आपस में बराबर है। अमन ध्यान से यहाँ पर देखो, तीनों पद आपका आपस में बराबर है, तो किन्हीं दो को लेकर, क्या बोले हैं, किन्हीं दो को लेकर हम के का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों से के का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो के का मान ज्ञात करेंगे, त्रिज्या गुणा करा लेते हैं, ठीक है। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, 12 36, और तो के बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यह समीकरण जो बना है यह सही है कि नहीं है, ठीक है, इसकी जांच भी हम लोग कर लेते हैं। यह समीकरण सही है कि नहीं सही है, इसका जांच कैसे करेंगे। तो के का मान कितना निकला 6, पता नहीं के का जो मान है वह सही है कि नहीं है, ठीक है ना, हमें नहीं पता है, तो जांच कर लेते हैं। जांच करने में क्या जाता है, तो के जहां इस समीकरण में जहां पर के है वहां पर 6 रख देते हैं, ठीक है। तो हम इसको रफ में बता रहे हैं, यहाँ तक आपका आंसर हो गया। रफ में बता रहे हैं जहां पर के है वहां पर 6 बट्टे में 12 इक्वल में 3 बट्टे में 6 इक्वल में 6 माइनस 3 बट्टे में 6। काटते हैं, 6 कम 6, 6 दूना 12, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, ठीक है ना। घटाएंगे तो 3 हो जाएगा,
3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 1/2 1/2 बराबर का मतलब यही ना हुआ, अनेक हल हैं यानी कि हर एक पद बराबर है, 1/2 1/2 1/2 सही है। रख करते समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका जो क्लास होगा बहुत लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है, तो धीरे धीरे देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण जो C है समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर में 2AC होगा, AB बराबर में AB स्क्वायर बराबर में 2AC का वर्ग। तो जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज का नाम लिया है, समकोण त्रिभुज जो कोण C है हमारा समकोण है, कोण C जो है हमारा समकोण है, और A और B का मान कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है ना। कोण C तो यहीं पर रहेगा, कंफर्म है कंफर्म है कंफर्म है, लेकिन A यहाँ पर भी हो सकता है, A यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं A और B, ऐसे हो क्या। अब हमें क्या याद करना है, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, हमें क्या करना है, AB स्क्वायर बराबर में 2AC स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। और क्वेश्चन में बोल भी दिया है कि जो त्रिभुज ABC है क्या है, हमारे समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया है, ठीक है, दिया है, लिख देंगे प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है, अब लिखेंगे दिया है, ठीक है ना। जो त्रिभुज ABC है वे क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का कंडीशन क्या होता है कि दो कोण बराबर, सॉरी दो भुजा बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज का कंडीशन क्या होता है, दो भुजा बराबर होगा, एक भुजा बराबर नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कर्ण के सामने, सॉरी 90 अंश के सामने जो भुजा होता है वह क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है ना, यह कर्ण होता है। तो यह हमेशा इन दोनों से बड़ा ही होगा, इन दोनों से हमेशा कर्ण बड़ा ही होता है, ठीक है ना। तो यह मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC क्या है, हमारे समद्विबाहु त्रिभुज है, और कोण C समकोण है, समकोण है यानी कि 90 अंश का। कितना हो गया, कैसे लिखेंगे कॉपी में वह बता रहे हैं, क्वेश्चन तो सब कोई लगा लेगा, ठीक है ना। तो कोण C बराबर कितना, कोण C समकोण है अतः कितना है, 90 अंश का है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का कंडीशन क्या होता है, दो भुजा बराबर। तो मान लेते हैं, माना क्या, AC बराबर में BC, ठीक है, मान लेते हैं, मानने में कुछ नहीं जाता है, मानने में यह क्यों मान रहे हैं कि मान लेते हैं यह 4 होता है, अंक में लिख चलो, तो ये भी 4 होगा, यह 5 होता है तो ये भी आपका 5 होगा, ठीक है, देखिए। तो इसको रब करते हैं, लेकिन यह पता नहीं है, वैल्यू नहीं पता है, तो मान लेते हैं इतना बराबर इतना। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, खंड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का वर्ग इक्वल में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण आपका क्या है, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण क्या है आपका, AB का वर्ग, ठीक है। लंब कितना है आपका, BC का वर्ग प्लस आधार कितना है आपका, AC का वर्ग, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 2AC, ठीक है, या क्या लिखे हैं, या हमें 2BC का स्क्वायर भी सिद्ध करने के लिए आ सकता है, इतना बराबर में 2BC का स्क्वायर भी सिद्ध करने का आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो दिया है उस पर पहले फोकस करते हैं। तो हमें कितना सिद्ध करना है, इसको पहले रब कर देते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, 2AC का स्क्वायर। तो हम क्या बताए हैं, माना AC बराबर में BC लिख सकते हैं और BC की जगह पे AC लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना काम तो कर ही सकते हैं निखिल। तो BC की जगह पे AC रखेंगे, यानी कि BC की जगह पे AC, तो AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग, AB का होल वर्ग, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि यह समान जाति के हैं। तो
तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2AC। AB का वर्ग इक्वल में 2AC का वर्ग, यह हमारा सिद्ध हुआ। लेकिन क्वेश्चन में आपका ये भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग जो होगा 2BC का वर्ग होगा, 2BC का वर्ग होगा, ये भी आ सकता है। तब हम लोग क्या करते हैं, AC के जगह पे BC का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना, तब आ जाता है। AC के जगह पे क्या लिखते हैं, BC का स्क्वायर, ठीक है दिवाकर, समझ आया? इसको रख कर दे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, लिखेंगे। देखिए हम लिखने का तरीका भी बता रहे हैं, कैसे लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे, दिया है, ठीक है, दिया बाती वाला नहीं, दिया है, ठीक है ना, गिवन है क्वेश्चन से अनुसार। तो दिया क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की जो त्रिज्या है कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितना दिया है, और ऊंचाई ये इक्वल में कितना दिया है हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्वेश्चन का। तो आप लोग बता दीजिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, संजय पता है? 2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है, भूलो मत। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं करना है, जो मान दिया है पाई का मान 22/7 रख देते हैं, और आर का मान दिया है हमारा 4, और एच का मान दिया है 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक है ना। तो 22 दूना 44 हो गया, ठीक है, और यहाँ हमारा 4 दूना 8 हो गया। गुणा करा लेते हैं तो कितना होगा, गुणा कराएंगे तो कितना 352, और यह किस में होगा, सेमी स्क्वायर में, किसमें होगा, सेमी स्क्वायर में। क्षेत्रफल है तो आपका सेमी स्क्वायर में होगा, आयतन होता तो सेमी क्यूब में होता। यह यूनिट लिखना ना भूलें, यह सेमी स्क्वायर होगा। यह सेमी स्क्वायर कहाँ से हुआ ये भी बता दें, यह सेमी स्क्वायर कहाँ से हुआ यह बताएं, नहीं पता है, बताते हैं। इसका सेमी, एक मिनट, यहां पर अपने देखो रफ में 2 गुणे 22/7 है, गुणे आपका 4 सेमी है, ठीक है, 4 सेमी है पूरा लिखे हैं, और यह 14 सेमी है, ठीक है ना। सेमी का गुणा सेमी में करेंगे तो क्या होगा, सेमी स्क्वायर होगा ना। तो यही हमारा सेमी स्क्वायर हो गया। और समझ आया कि नहीं आया? अब गुणा कराएंगे तो 352 आएगा। सेमी स्क्वायर कहाँ से आया यह पता चला? कुछ भी नहीं करना है, यदि यूनिट नहीं पता है यूनिट के साथ मान रखो, यूनिट के साथ मान रखो, तब पता हो जाएगा कि इसका यूनिट कितना आएगा। सेमी स्क्वायर नहीं पता था कि हम सेमी स्क्वायर रखें कि सेमी रखें, इतने के वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जा सकता है, ठीक है ना। इतने की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन हम सोचे हैं कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, और यह कहाँ से आता है और कैसे होता है इसको बताना जरूरी था, इसलिए समय ले रहे हैं आपका इस पर। सेमी 4 सेमी गुणे 14 सेमी, ठीक है ना। तो सेमी का स्क्वायर समझ में आ गया। पहला सेट समाप्त हुआ, दूसरे सेट पर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन का दूसरा सेट लगाते हैं। दूसरा सेट क्या है, तीसरा क्वेश्चन कहाँ है, हाँ दिया है संख्या 26 और 91 का आभार गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बताइए यह बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। 2 के परिरप करें इसको, एक बार समझाते हैं। देखिए जो क्वेश्चन बता देते हैं उस पर ज्यादा पकड़ बनाइए, और जो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है तो उसको खुद से लगाने का कोशिश कीजिए, नहीं तो हम बताएंगे तो कोई फायदा नहीं है जब तक आप लोग नहीं लगाएंगे। यह काम कब किया जाता है, आंसर पेपर का काम तभी किया जाता है जब पूरा किताब सॉल्व हो जाता है तब, नहीं तो ओनली आपका नंबर निकालना है कि 50 नंबर के आसपास से आ जाए, 50 नंबर आपका आ जाए तो 50 नंबर आंसर पेपर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो 50 नंबर आ जाएगा, लेकिन पूरा नंबर जब लाना है तो किताब भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। दिया क्या है
दिया गया है संख्या 26 और 91, 26 और कितना दिया है 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसका किसी दोनों का हम लोग क्या करेंगे, दोनों का लेकर LCM ज्ञात कर लेंगे। पहला जो क्वेश्चन बताते हैं उसी के अनुसार ये भी लगेगा, ठीक है। दिया का समझ आ रहा है, जो पहला क्वेश्चन बताते हैं उसी के अनुसार लगेगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल में HCF गुणे LCM, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, 2 नंबर में हर साल पूछता है। इसको रख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको बताएंगे नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है। दो इसको रख करें, एक ही क्वेश्चन बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है। जब तक आप लोग नहीं लगाएंगे तब तक दिक्कत होगा। इसको बता देते हैं। दिया है P के किन मानों के लिए, P के किन मानों के लिए 4x प्लस PY प्लस 8 इक्वल में 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल में 0 का अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। तो सबसे पहले तुम बताओ अद्वितीय हल के लिए क्या होता है कंडीशन। अद्वितीय हल का निखिल क्या होता है, निखिल अद्वितीय हल के लिए A1/A2 बराबर देख रहे हो टंका भाई, डज नॉट इक्वल टू B1/B2। यह क्या है अद्वितीय अद्वितीय हल के लिए क्या होता है आपका A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। एक बार और पढ़ो, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। यह अद्वितीय हल के लिए होता है। जो तीनों बराबर होते हैं अनेक हल के लिए होते हैं। 2 बराबर 1 बराबर नहीं, यह हमारे किसका होता है, 2 बराबर 1 बराबर नहीं होगा, तो उसका क्या होगा, कोई हल नहीं। तो अद्वितीय हल है। तो A1/A2, A1 के जगह पे क्या है आपका 4 है और A2 की जगह कितना है 2 है। डज नॉट B1 की जगह क्या है P है और B2 की जगह क्या है 2 है। तो यह गुणा करा देते हैं, यह हो जाएगा हमारा 2P इक्वल में 8, लेकिन डज नॉट, ठीक है ना। और यहाँ गुणा में है तो इधर जाएगा तो 4×8, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो P बराबर में कितना हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 4। सही है, आपका आंसर इतना ही दिया है, कितना दिया आंसर, डज नॉट इक्वल टू 4 में दिया होगा, मिला लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र इतना में, चित्र का क्वेश्चन है। ध्यान से चित्र देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख रहा होगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा और कमेंट्स करके आप लोग पता कर सकते हैं कि इसका एक बार और सॉल्यूशन बताए तो उसका एक बार और हम बताएंगे, ठीक है। दिया है चित्र में दिया है, ऐसे चित्र दिया है, ठीक है ना। यह हमारा चित्र है और यह लंब है, 1 मिनट, ऐसे दिया है। चित्र अच्छे से बनाइएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा खराब बन गया, ऐसे होगा। अब समझ आ गया, चित्र समझने की बात है। यह हो गया A, यह हो गया B, यह हो गया D और यह हो गया C, ठीक है। और कह रहा है कि जो D है हमारा क्या है, समकोण है। D क्या है हमारा, समकोण है। इस पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। ऐसे चित्र में दिया, अभी कुछ भी काम किए नहीं है तो सीधे क्या करना है, लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे, हल। पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। AD जो है लंब है किस पर, BC पे, ऐसे ना है। AD जो लंब है BC पर, तो AD लंब है BC पे, कहीं से लिखे नहीं है, यह सब अब दिया हुआ है। क्या है, दिया है AD लंब है BC पे। अगला क्वेश्चन क्या, अगला स्टेप क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, AB का वर्ग प्लस CD का वर्ग, ठीक है, इक्वल में BD का वर्ग प्लस AC का वर्ग। बताओ संजीव, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अभी यहाँ तक कुछ भी काम किए नहीं है,
ठीक है ना बाबू। इसको बताओ कुछ भी चेंज नहीं किए हैं, जो दिया है उसको बस लिखे हैं। अब जो काम करना है उसको करने जा रहे हैं, ठीक है निखिल। अब जो काम है वह करने जा रहे हैं, या कैसे सिद्ध करें। तो आंख बंद करके पाइथागोरस पर भी लगा दो, ठीक है ना। आंख बंद करके, क्योंकि वर्ग है वर्ग है वर्ग है वर्ग है, वर्ग वर्ग दिखाई दे रहा है, तो वर्ग वर्ग दिखाई दे रहा है, आंख बंद कर, आंख बंद कर लो। और हम जानते हैं यहाँ पर 90 अंश का कोण बढ़ रहा है, यहाँ कितने अंश का, 90 अंश का, और यहाँ पर भी आपका 90 अंश का। 90 अंश के सामने भुजा कौन होता है, यह हमारा कौन हो जाएगा, ना समझ में आ गया। 90 अंश के सामने भुजा कौन, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, कौन। पाइथागोरस पर भी लगाते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में, ठीक है ना। त्रिभुज ए डी बी में ऐसे ही लिखना है। तो चूंकि हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग, ये बार लिख देते हैं हिंदी में, कर्ण का वर्ग इक्वल में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है, ए बी का वर्ग, ठीक है। इक्वल में लंब कितना है हमारा, लंब आपका यही है ना, लंब दे दिया है एडी, लंब है बीसी पे, तो लंब क्या है आपका एडी का वर्ग प्लस आधार कितना है आपका बी डी का वर्ग, ठीक है। यह मान लेते हैं समीकरण 1, क्या है आपका समीकरण 1। पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग आपका क्या है, हिंदी नहीं लिख रहा है इस बार, ठीक है ना। एसी का वर्ग इक्वल में एसी का वर्ग इक्वल में आपका एडी, एडी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग, इतना हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। इतना तो आंख बंद करके कर सकते हो। अब जो सिद्ध करना है उस पर फोकस करो, क्या करना है, जो सिद्ध करना है उस पर फोकस करो। यहाँ पर ए बी का स्क्वायर चाहिए, दाया पक्ष को पहले मिला लो, पहले दाएं पक्ष को मिला लो, क्या बोले हैं, दाएं पक्ष को मिला लो। यहाँ पर ए बी का वर्ग चाहिए प्लस सी डी का वर्ग चाहिए, प्लस लगा के सी डी का वर्ग चाहिए, तो यहाँ पर तो ए बी का वर्ग हो गया, यहाँ पर आपका ए बी का वर्ग हो गया, यहाँ पर आपका ए सी का वर्ग है, तो जहाँ सी डी है यहाँ आपका क्या है सी डी है ना, तो इस सी डी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लाते हैं, क्या करेंगे, इस सी डी को यहाँ पर लाएंगे और ए सी को इधर कर देंगे। तो कैसे करते हैं, यह जहाँ है वहीं पर आने देते हैं, यह ए डी है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग माइनस ए डी का वर्ग इक्वल में डी सी का वर्ग, ठीक है ना। ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। यह प्लस में था इधर आया तो माइनस हो सकता है, या हम लोग इसको लिख सकते हैं डी सी का वर्ग इक्वल में ए सी का वर्ग माइनस ए डी का वर्ग। यह हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, लिखेंगे समीकरण इक्वेशन 1 प्लस ऐड 2 से। समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, ए बी दाया पक्ष के साथ बाया पक्ष बाया पक्ष के साथ, यह समझ आ रहा है ना। दाया पक्ष के साथ, यह सी डी लिखो या डी सी लिखो, बात उतना ही हुआ, यानी कि इसको सी डी लिख देते हैं, सी डी का वर्ग, ठीक है, इक्वल में दाया पक्ष के साथ इक्वल का चिन्ह है, इक्वल के बाद वाले के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि ए डी क्या है आपका, ए डी का वर्ग, ठीक है, प्लस बी डी का वर्ग और प्लस ए सी का वर्ग माइनस ए डी का वर्ग, ठीक है। ए डी का वर्ग प्लस में, ए डी का वर्ग माइनस में, समाप्त हो गया। तो यदि ए बी बराबर ए बी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग इक्वल में कितना हो जाएगा, बी डी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, हाँ प्रूफ होगा। समझ में आया कि नहीं आया, दिवाकर समझ में आया है, इसको रब करते हैं। जहां भी नहीं समझ आएगा तो आप लोग बोल लीजिएगा और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा,
ताकि बाद में लिखने में पुनः वीडियो ना देखना पड़े, क्योंकि समय नहीं है। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन बड़ा था और समझने वाला भी था। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है एक घन का आयतन दिया है, ठीक है ना। तो घन का आयतन कितना होता है संजीव? 2 घन का आयतन 6 भुजा का क्यूब। क्यूब कौन चीज? 6a का क्यूब। घन का आयतन कितना होता है? भुजा का क्यूब। सब पागल है सब। घन का आयतन दिया है, लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है? घन का आयतन, घन का आयतन आयतन, घन का आयतन कितना दिया है? 1331 सेमी क्यूब, सेमी क्यूब दिया है, ठीक है ना। 1331 सेमी क्यूब दिया है, 1331 सेमी क्यूब घन का आयतन दिया है। तो हमें क्या निकालना है? इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। दिया है इतना हो गया। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन भी इक्वल में क्या होता है? भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब यानी कि ए का क्यूब। ये आपका क्या है? भुजा है। तो घन का आयतन कितना है? 1331, 1331 इक्वल में ए का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ ए का क्यूब इधर क्या है? घात पर है। इधर क्या है? घात पर है। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? घन में, घन में क्यूब, घन में क्यूब यानी कि घन में, वर्ग में नहीं बोलेंगे, घन में बोलेंगे इसको। 1331 इक्वल में ए का क्यूब। 1331 ए का क्यूब हट जाएगा, ठीक है। 1331 किसका घन होता है? 11 का, ठीक है ना। 11 गुणे 11 गुणे 11 करोगे तो यहाँ आपका 1331 आ जाएगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा आपका? 11। ये बराबर 11, सही है। ये बराबर 11। उसके बाद से हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का वर्ग, ठीक है। 6a का वर्ग। नहीं सूत्र याद है तो लिख लो, नहीं सूत्र याद है तो लिख लो। एक होता है आपका 6a का मान कितना है आपका? 11 वर्ग है तो 11 गुणे 11 गुणा करा देते हैं तो 6 गुणे, यहाँ गुणा कराएंगे तो 121 होगा, ठीक है। 121 होगा। पुनः गुणा करा देते हैं 6 कम 6, 6 दूना 12, 12 को 2 हाथ में 1 और 6 कम 6 1 7, यानी कि 726। और यह क्षेत्रफल है। क्या है आपका? क्षेत्रफल है। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आपका, यहाँ किस में है? सेमी में है। तो सेमी गुणे सेमी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेमी स्क्वायर हो जाएगा। इतना पता है? सेमी स्क्वायर हो जाएगा। इतना आंसर आया है। इसको रब कर दें। समझ में आया है कि नहीं आया है? सेट आपका 2 भी समाप्त हो गया। सूत्र नहीं पता है तो कैसे लगाओगे पेपर में? सूत्र याद करो, उसके बाद से हम तो है है। सूत्र याद करो, ठीक है। अब दूसरा समाप्त हुआ, तीसरा सेट है। तीसरा सेट में क्या है आपका? दिया है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 3, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 3 क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है। इसको आज ही बता दें कि अलग लेक्चर में बताएं? चलिए आज आ गया है तो बता देते हैं, किसी और दिन भी इसको अच्छे से बता देंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है एक ही लेक्चर में आपके समाप्त हो जाएंगे, एक ही क्वेश्चन में समाप्त हो जाएंगे। एक लेक्चर नहीं बनाना पड़ेगा। देखिए आपका एग्जाम्पल में बता रहे हैं, अंडर रूट में 2 आ जाए, ठीक है, अंडर रूट में 3 आ जाए, लेकिन भाषा कैसे लिखना है उसको भी बता रहे हैं। अंडर रूट में 5 आ जाए, ठीक है, अंडर रूट में 7 आ जाए, अंडर रूट में 11 आ जाए, और कहे कि दिखाइए कि यह क्या है आपका, यह क्या है आपका, यह आपका क्या है?
अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, कुछ भी दे सकता है। +6 माइनस अंडर रूट में 5, +6 माइनस या प्लस अंडर रूट में 5, या तो कुछ भी दे सकता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि जब भी अंडर रूट के साथ आएगा तो वह आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना? अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन भाषा क्या लिखना है? भाषा बताते हैं। भाषा में बस एक ही 2 लाइन का है। तो यदि भाषा याद कर लेते हैं तो अच्छे से आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो भाषा कैसे लिखेंगे? तो मान लेते हैं किसी एक के लिए अंडर रूट में 7 को लेकर चलें। क्या दिया है? अंडर रूट में 3 दिया है, 3 को लेकर चलते हैं। दिखाना है कि अंडर रूट में 3 क्या है हमारे? अपरिमेय संख्या है। तो माना परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है। क्या होता है? P/Q के रूप का होता है। इतना पता है ना? इतना हो गया। तो चलते हैं। तो हम P/Q इक्वल में अंडर रूट में कितना लिख सकते हैं? अंडर रूट में 3 वर्ग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यदि वर्ग करते हैं तभी भी आपका जाकर लास्ट में इतना ही आएगा, P इक्वल में Q अंडर रूट में 3। यदि वर्ग करेंगे तभी भी उतना ही आएगा। ठीक है, इसीलिए वर्ग नहीं कर रहे हैं। इतना ही काम हो सकता है। यहाँ गुणा में था, इधर करके भाग कर सकते हैं। यहाँ तक निखिल समझ में आया? जब यहाँ बस लिख दीजिएगा जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि जो Q का मान होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो जाए। ठीक है ना? बाकी कुछ भी हो जाए। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, अब यहाँ से भाषा लिख रहे हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं P और Q क्या है आपके? एक पूर्णांक संख्या है। P और Q एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना? पूर्णांक संख्या है। इसलिए P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है तो क्या है आपका? पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या दोनों है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 है। ठीक है ना? तो P और Q एक पूर्णांक संख्या है। इसलिए अंडर रूट में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर बस संभावना किया जा रहा है कि अंडर रूट में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों परिमेय संख्या होगी? क्योंकि आपका पूर्णांक के साथ अंडर रूट में 3 है। पूर्णांक के साथ यानी कि Q के साथ अंडर रूट में 3 है, तो यह हमारा क्या है? परिमेय संख्या होगी। बस संभावना किया जाता है। ठीक है ना? परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या लिखेंगे? लेकिन अंडर रूट में 3 क्या है हमारे? लेकिन यहाँ पर Q भी लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो। इसलिए Q अंडर रूट में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अंडर रूट में 3 एक विरोधाभास संख्या प्राप्त होती है। क्या? विरोधाभास संख्या प्राप्त होती है। अतः अंडर रूट में 3 या अंडर रूट में 5 या अंडर रूट में 7 या अंडर रूट में 11 या अंडर रूट में कुछ भी हो, ठीक है ना, क्या होंगे आपके? अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। 2 नंबर कंफर्म है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको रब करते हैं, किसी और दिन भी इसको अच्छे से बताएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बड़ा वीडियो बनेगा तो आप ज़्यादा या समय ले लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। ठीक है, माना पहली संख्या कितना? x, दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या कितना? y। जो क्वेश्चन बोला है वही लेके चले हैं।
दो संख्याओं का अंतर, ठीक है ना, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मान लेते हैं पहला संख्या x दूसरी संख्या y, तो पहला संख्या x दूसरी संख्या y, ठीक है ना। प्रश्नांश का लिखेंगे यहाँ पर भाषा बढ़िया से, भाषा बढ़िया से, यदि काफी का भाषा बढ़िया से रहेगा तभी नंबर मिलेगा। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दिया क्या है, x माइनस वाई, योगफल दिया कि अंतर दिया है, दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर 26। योगफल का बात करता है तो प्लस करते हैं, अंतर की बात किया है तो माइनस करेंगे, ठीक है ना। इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिया है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि पुनः प्रश्नानुसार पहली संख्या और 3 गुना का बात करें तो बीच में इक्वल का चिन्ह, पहली संख्या, ठीक है, इक्वल दूसरी संख्या, तो पहली संख्या इक्वल में दूसरी संख्या। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की, जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ऑलरेडी पहली संख्या जो है इस संख्या से 3 गुनी है, तो इस दोनों इक्वेशन को बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। एक बार और समझिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी अधिक है, तो 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो पहली संख्या ऑलरेडी दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यही 3 गुना है, यह 3 गुना है इससे, लेकिन इधर 3 से गुणा कराएंगे तभी आपका इक्वेशन बराबर होगा। यदि इधर करते हैं तो 1/3 करना पड़ेगा, 1/3 से भाग करेंगे तब यह दोनों इक्वेशन बराबर होंगे। तो ऐसे लगाइए, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, क्वेश्चन बन गया। तो पहली संख्या कितना माने हैं, x माने हैं, दूसरी की संख्या कितना माने हैं, y माने हैं, हो गया। x बराबर 3y, समीकरण 1 में रख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, यानी कि x की जगह पे 3y, x की जगह पे 3y माइनस y इक्वल में 26, तो y 2y बराबर में कितना हो जाएगा 26, तो y बराबर में 13, ठीक है, y बराबर में 13, y का मान y बराबर 13 समीकरण 2 में रखेंगे तो 13 3 39, यानी कि x का मान, पहली संख्या x का मान कितना आ गया 39, 3 गुणे 13, x बराबर 39, तो पहली संख्या आपका x, दूसरी संख्या y हो गया, x और y का मान पता हो गया। जगह समझ आया कि नहीं आया है, रब कर दे। जहां ना समझ में आए बोल दिया करो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करती है और P का मान ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात के मतलब संबंध होना, यानी कि m1 और m2 का मान ज्ञात करना है, m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। अनुपात का मतलब m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए और आपके क्वेश्चन अंतर विभाजन और बार विभाजन, अंतर विभाजन या बार विभाजन का नाम ना ले तो हम लोग प्लस वाला ही चिन्ह ले चलेंगे, क्या प्लस वाला अंतर विभाजन से। तो पहले सूत्र क्या होता है उसको लिख देते हैं, x, y, ठीक है, अंतर विभाजन का पहले सूत्र लिखवा लें, x, y इक्वल होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 y में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, बट्टे में m1 प्लस m2। यह हमारा फार्मूला है। बिंदु क्या दिया है,
बिंदु दिया है कितना, -3 कामा P, -3 कामा P दिया है और बिंदुओं का नाम दिया है। तो बिंदुओं A बराबर -5 -4 और B बराबर कितना दिया है, -2 और 3 दिया है। पहले ये बताओ भाई बिंदुओं का नाम लिया है तो ये किसका मान होगा, x1 और y1 के, x2 और y2 के। समझ आ रहा है, यह बिंदुओं का नाम लिया है यानी कि 2 से अधिक है। तो बिंदुओं का नाम x1 और x2 का, सॉरी x1 y1 x2 y2, ठीक है। देखिए यह जो बिंदु है यह किसका मान है, x और y का। तो x और y के जगह पे -3 कामा P हो गया, ठीक है। m का मान यानी कि m1 का मान नहीं पता, यह हमारा क्या है x1 है, ठीक है। यह हमारा क्या है y1 है, यह हमारा क्या है x2 है, यह हमारा क्या है y2 है। तो x1 आपका क्या है x2 है, तो x2 की जगह पे -2, ठीक है, प्लस का चिन्ह है प्लस m2। x1 की जगह पे कितना है -5 रखेंगे तो यह -5 हो गया, ठीक है। नीचे m1 प्लस m2, यह समझ में आया। कामा लगाते हैं यहाँ पर, m1 y2 का मान कितना 3 प्लस का चिन्ह है प्लस, m2 y1 का मान कितना -4, तो प्लस है तो कितना हो जाएगा -4। नीचे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। हमें मान किसका चाहिए, पहले अनुपात चाहिए तब जाके p का मान चाहिए। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम इसको लेके चलेंगे। क्यों इसको लेके चलेंगे, क्योंकि एक बिंदु पता है आपका, एक बिंदु पता है तो यहाँ से m1 और m2 का मान पता हो जाएगा। तो -3 इक्वल में -2 m1 -5 m2, नीचे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है कि नहीं दिया पर, कैलकुलेशन बस कर रहे हैं। तिरिया बुरा कराएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 1 है कुछ भी नहीं है, तिरिया बुरा करा देते हैं, -3 m1 -3 m2 इक्वल में -2 m1 -5 m2। m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ, -3 m1 प्लस 2 m1 इक्वल में -5 m2, यह उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2 m2। 3 में से 2 घटाएंगे तो -m1, ठीक है, -m1 इक्वल में यहाँ पर कितना m2 है और 2 यहाँ पर 3 है, वहाँ ऊपर है, यहाँ पर तो क्या हुआ है, तो इधर जाएगा तो वहाँ 3 हो जाएगा। सही है, अब सही है। तो -5 में से 3 जाएगा तो 2 -2, माइनस माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, तो m1 इक्वल में 2 m2, और m1 और m2 का मान कितना हो जाएगा, m1 बट्टे में m2 हो जाएगा, और यहाँ क्या कितना हो जाएगा 2 बट्टे में 1। तो m1 का मान कितना 2, m2 का मान कितना 1। अब यह m1 और m2 का मान, m1 और m2 का मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर रखेंगे तो p का मान ज्ञात होगा। ठीक है, p का मान ज्ञात करते हैं, तो p का मान 2 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन यह 4 नंबर के बराबर है, ठीक है ना। तो m1 और m2 का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p का मान निकलेगा, ठीक है ना, p का मान निकलेगा, क्योंकि यह p जो है इसके लिए है, यह -3 जो था इसके लिए है। रखते हैं तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो p इक्वल में 3 m1 माइनस 4 m2, नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2, p इक्वल में 3 m1 का मान 2 माइनस 4 पूरे m1 का मान सॉरी m2 का मान 1, 2 प्लस 1, p इक्वल में 3 दूना 6 4, यह 3 हो जाएगा, तो p इक्वल में कितना हो जाएगा, हटाएंगे 2 बट्टे में 3, तो p का मान 2 बट्टे में 3 इतना आया है। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और समझाते हैं। पहले सूत्र लिखें,
बिंदु दिया है तो यह x और y का मान है, बिंदुओं दिया है तो x1 y1 x2 y2 मान रखे हैं, ठीक है ना। मान रखने पे उसके बाद से m1 और m2 मान निकाले हैं, m1 और m2 मान इससे लेके चलेंगे x वाले पद को, और y वाले पद को जब m का मान ज्ञात कर लेंगे तो जब y वाले पद को लेके चलेंगे तो हमें p का मान पता होगा। ना समझ में आ गया? रब कर दे, इसकी मिसाल ले लीजिएगा, इसको रब करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये अगर पानी लेता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या दिया है उसको देख लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना अमन? थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं समझ में? थोड़ा बहुत आ रहा है ना, पहली बार पढ़ रहे हो तो दिक्कत होगा तुमको। दिया क्या है, एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 0.4 सेमी व्यास वाले समान अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जाता है। बातों को ध्यान समझिएगा। दिया है एक गोला है, ठीक है ना, उसको गलाकर चाहे जितना बड़ा, उससे मतलब नहीं है, एक गोला है, ठीक है ना, उस गोले को गलाकर एक तार बनाया जाता है, ठीक है ना। तार की लंबाई चाहे जितना भी है उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है, लेकिन भावनाओं को ध्यान से समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। एक ठोस का गोला है, उसको गलाकर बेलन के आकार में बदला जाता है, तो उसका आयतन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? उसका आयतन बदलेगा। हाँ, बकलोल हो तुम, क्या है? बकलोल हो, आयतन नहीं बदलेगा। एक गोला है, ठीक है ना, एक गोला है, उस गोले को हम लोग क्या कर रहे हैं, गला रहे हैं, तो उसका आयतन नहीं बदलेगा, उसका आकार बदलेगा। गोल था, लंबा में कन्वर्ट किया गया है। क्या किया गया है? गोल था, उसको लंबा में कन्वर्ट किया गया है। उसका भार उतना ही है, उतना ही भार का बनाया जा रहा है, लेकिन गोल था तो उसको लंबा में कन्वर्ट किया गया है। एक बार और ध्यान से समझना कि क्या कर रहे हैं। एक गोल सा गेंद है, ठीक है ना, दीवार पर ध्यान से, एक गोल से गेंद है, उसको गलाकर क्या कर रहे हैं, एक बेलन के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका आयतन बदलेगा कि नहीं बदलेगा दीवार पर? यदि एक गोला है, उसको गलाकर एक बेलन में बदल रहे हैं, तो उसका आयतन बदलेगा कि आकार बदलेगा? आकार बदलेगा। आकार बदलेगा। वह होशियार है, तुम लोग पकड़ो। क्या बदलेगा? उसका आकार बदलेगा, ठीक है ना। तो दिया है एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर है। दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर 3 सेंटीमीटर। यह गोले के लिए है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या r इक्वल में 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे 0.4 सेमी व्यास वाले अनुप्रस्थ काट का तार बनाया जाता है। दूसरा जो r का मान है, वह तार बनाया जाएगा तो किसमें बनाया जाएगा? एक बेलन के रूप में ना, तो एक बेलन के सपोज में मानो कि एक बेलन के रूप में बनाया जाता है, तार ऐसे ही बनेगा। तो व्यास इसके लिए क्या है? 0.4। तो समान अनुप्रस्थ के तार का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर, तार का त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका? 0.4 बाई में 2 इक्वल में 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अनुप्रस्थ काट को खींचा जाता है, उसकी लंबाई चाहिए, उसका लंबाई चाहिए। यहाँ गोला का बात किया है, यहाँ पर तार का बात किया है, तो तार आपका किस में बनेगा? बेलन में। तार किस में बनेगा? बेलन में। अरे यह किसके आकार का है? मान लेते हैं, सपोज करो यह तार है, ठीक है ना, तो तार है तो किस आकार में है? बेलन के आकार में है। और यह गोला है, तो गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। और बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर। और x कौन बोलेगा?
तो आयतन का बात किया है। देखिए क्वेश्चन में आयतन का बात नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर सोचना है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा समझा रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है, एक बार और ध्यान से सुनो, कह रहा है क्या कि गोले को गलाया जाता है, तो गलाकर उससे हमें बेलन बनाया जाता है, तार बनाया जाता है, ठीक है ना। तो गलाकर बनाया जाता है, यानी कि आयतन का बात कर रहा है, गलाया जाएगा तो आयतन। हम उस दिन गिलास का भाषा बताए थे, बाहरी का बात करेंगे तो पृष्ठ का, अंदर से बात करेंगे तो आयतन का, ठीक है ना। या तो उसमें कुछ रखेंगे तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, इतना कमजोर कैसे काम चलेगा। गोले का आयतन इक्वल में बेलन का आयतन। तो यहाँ पर बेलन का आयतन है, लिखेंगे तार का आयतन, ठीक है ना, तार का आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, तार का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई, ठीक है ना। और इसके लिए आर कुछ और है, इसके लिए आर कुछ और है, काटने का कोशिश मत करना, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है ना। और समझ आ गया, नहीं तो आप लोग काट दोगे। यहाँ आपका 4/3 आर का क्यूब, ठीक है। और यहाँ आर का मान रखेंगे 0.2 का होल वर्ग गुणे एच, हमें एच चाहिए, उसकी लंबाई चाहिए। यहाँ पर 4/3 और इसका मान रखते हैं 3, और 3 का घन कितना होगा, 3 3 27 है, यानी कि 3 का घन पहले ही बार लिख देते हैं, और इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग है, 3 का घन है, ठीक है ना। तो इसका वर्ग करेंगे तो 4 गुणे एच। तो यह आपका हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बट्टे में 3, एक 3 से एक 3 जाएगा, 0.4 गुणे एच, ठीक है। तो एच बराबर में क्या लिख सकते हैं, यह गुणा में है तो नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 4 गुणे 3 गुणे 3, पहले गुणा मत कराओ, जो काटने वाला है उसे काट लिया करो, 0.4 काटेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, ठीक है ना। यह कट गया तो एच बराबर 9 हो गया, और बट्टे में 0.1, दशमलव घटाने के लिए 10 से ऊपर 10 से नीचे, तो एच बराबर 90, एच बराबर 90 आएगा। यह किस में आएगा, सेमी में आएगा, किसमें आएगा, सेमी में आएगा। समझ में आया है, इसके हिसाब 900 आया है, कितना आया है, 900 आया है। इतना सेमी है, 3 3 की 9 आएगा, क्या हुआ है, सही तो है, कहाँ गलती हुआ है, 1 मिनट ये बराबर देख लेते हैं। 3 का वर्ग 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया, 0.4 है ना, कटेगा तो यह सही है। 3 3 90 ही आएगा जी, 900 नहीं आएगा। आपका त्रिज्या इतना छोटा छोटा है तो ऊंचाई उतना बड़ा हो जाएगा। कितना दिया है सर, 900 दिया है। एक बार देख लेते हैं अभी, 900 सेंटीमीटर, मिस्टेक हुआ होगा उससे, 90 ही होगा, ठीक है ना। एक ही अंक के बाद दशमलव है, सॉरी सही है, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। देखिए मिस्टेक कहाँ हुआ है, इतना होशियार होते तो मतलब हमसे गलती हो गया है तो आप लोग तो बताए होते ना। यहाँ पर 0.2 का वर्ग किए हैं, ठीक है ना, तो 0.2 और 0.2, ठीक है ना, गुणा कराएंगे तो आपका 4 आएगा, 2 दूना 4, लेकिन दशमलव को अंक के बाद, दशमलव को अंक के बाद 2 अंक के बाद 1 2 अब लगेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है ना। और समझ आ गया, यही पे गलती हुआ था, सही है। यहाँ से रखवा देते हैं, ठीक है ना, यहाँ से रखवा देते हैं। अब समझ आ गया कि नहीं आ गया, वर्ग किए हैं, मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 3, नीचे हो जाएगा 0.04 इक्वल में एच, काटेंगे तो 3 3 की 9 बट्टे में 0.01, दशमलव घटाएंगे 100 से ऊपर 100 से नीचे इक्वल में एच, तो एच बराबर में 900 सेमी।
अब समझ में आ गया, इसके साथ ले लो। और यह आपका समाप्त हो गया। यह सेट कितना नंबर था? तीसरा। चौथा देख लेते हैं, लगे आप चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है? सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 2 आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। कितना समय हुआ? 1 घंटा हो गया। 10-15 मिनट और देखो, इसी सेट को बस बता देते हैं, ठीक है ना। 4 सेट को 4 तक बता देते हैं, 5 से कम देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 2 क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है। नहीं बताएंगे, अभी अभी को पता है, सिर्फ वही भाषा लिखना है। जहां पर अंडर रूट में 3 लिखे थे वहां पर अंडर रूट में 2 लिख देंगे, बस हो गया। इसी बस सेट को देख लो, ठीक है ना। 1 घंटा 10-15 मिनट के आसपास में सही है। ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। दिया क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित संकर्ण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। यह तो क्वेश्चन बहुत आसान है। दिया है विलोपन विधि से हल कीजिए। x बट्टे में 2 प्लस 2y बट्टे में 3 प्लस 1 इक्वल में 0 दिया है। और क्या दिया है? x माइनस वाई बट्टे में 3 इक्वल में कितना दिया है? 3 दिया है। कह रहा है कि विलोपन विधि से x और y यानी इस निकाय को हल कीजिए, यानी कि x और y का हमें मान चाहिए। तो कैसे होगा? देखिए क्वेश्चन को। समीकरण 1 हो गया, यहाँ समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? इस वाले इक्वेशन को, यह एक किधर है आपका? 0 किधर है, तो हम क्या करते हैं? इधर कर देते हैं। 1 जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अभी कुछ भी नहीं किया, बस इसको इधर कर दिए हैं। यहाँ पे है आपका 2, यहाँ पे आपका 2 नहीं है। यह दोनों इक्वेशन बराबर है। क्या करते हैं? इस वाले इक्वेशन को समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 2 में जब 2 से गुणा करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा। जब गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2y बटे में 3 इक्वल में 3। इधर भी गुणा करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 6। यह मेरा समीकरण 3 मिल गया। मान लेते हैं समीकरण 3 और समीकरण 1। समीकरण 1 में से समीकरण 3 को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। या इसको लिख देते हैं x बाई में 2 नीचे इसके, और प्लस 2y बाई में 3 इक्वल में -1। क्या करेंगे? जोड़ने चलो। तो जोड़ेंगे तो यह पद कट ही जाएगा, इसीलिए ना गुणा किए हैं, क्योंकि यह दोनों बराबर हैं। तो यह क्या हो जाएगा? x 2x प्लस x बाई में 2 इक्वल में, इसको जोड़ेंगे तो 5 बकलो। कितना हो जाएगा? 4x प्लस x बटे में 2 इक्वल में 5। यह गुणा करा देंगे, हो जाएगा 4x, जोड़ लेते हैं 5x इक्वल में 10। जोड़ेंगे तो 5 हो गया 5x, और यह इधर गुणा करेंगे तो 10, x बराबर में 2। x के मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, y का मान निकल जाएगा। इसमें रख दें x बराबर 2। समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दो, इसी में रख लो, ठीक है ना। तो 2y में 2 प्लस 2y बटे में 3 इक्वल में -1। काटेंगे तो कट जाएगा, तो 1 यानी कि हो जाएगा 1 प्लस 2y बटे में 3 इक्वल में -1। यह इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यह इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2y बटे में 3 इक्वल में कितना हो जाएगा? -2 -6 सॉरी 2y इक्वल में कितना हो जाएगा? -6। तो y बराबर में हो जाएगा -6 बाई में 2, यानी कि कितना मिल गया हमारा? 3 -3, यानी कि y का मान हमारा यहाँ पर लिख देते हैं, y का मान -3, x का मान 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो x अक्ष पर बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करती है। m1 और m2 को मान चाहिए। लग जाएगा कि नहीं लगेगा? देखिएगा, बस समझा दे रहे हैं, उसके बाद से समझा छोड़ देंगे। कहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि m1 और m2 को मान ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन P वाला क्वेश्चन, यहाँ पर x अक्ष का बात किया है।
x और y का मान न देकर कहा है x अक्ष पर, तो x अक्ष पर y बराबर 0। तो एक बिंदु कितना मिलेगा, बस 2 मिनट और, ठीक है ना, 2 मिनट और। x अक्ष पर y बराबर कितना होता है 0, x अक्ष पर y बराबर 0, ठीक है ना। तो y का मान हमारा 0 मिल गया और x का मान नहीं पता है, x का मान नहीं पता, तो x का मान 0, एक बिंदु मिल गया और बिंदु दिया है, यानी कि x1 और x2 का मान दिया है, कितना दिया है -4 -3 और 5 और 2। तो यह हमारा x1 हो जाएगा, यह हमारा y1 हो जाएगा, यह हमारा x2 हो जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंतर विभाजन का सूत्र रखेंगे, मान रखेंगे, उसके बाद से यहाँ पर y से लेकर y वाले पद को लेकर 0 इक्वल में y वाला पद, यह मान y2 यानी कि y वाला पद को लेकर हम क्या करेंगे, पहले m का मान ज्ञात कर लेंगे। ओनली अनुपात पूछा है, y का मान नहीं पूछा है। यदि y का मान पूछा होता, वहां पर p का मान पूछा था तो उतना थोड़ा सा और आगे बढ़ाए थे, ठीक है ना। दिवाकर वहां पर p का मान पूछा था इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाए थे, यहाँ पर ओनली बस अनुपात पूछा है तो अनुपात के लिए नहीं करेगा। यह क्वेश्चन जो है इसको बता देते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन में समाप्त कर देंगे। आपका घ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। दिया है 2 ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं। 2 ठोस हैं, ठीक है, 2 ठोस है लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं। 2 ठोस हैं जो शंकु का आकार के हैं, ऊंचाई उनका क्या है हमारे समान है, ठीक है। उनके आधार की जो त्रिज्या है, जो आधार का त्रिज्या है, 2 को शंकु बन रहा है तो दोनों का शंकु का ऊंचाई समान है, ठीक है ना। एक शंकु 2 शंकु, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई हमारे क्या है, हमारे लगभग में मान लेते हैं, या ऐसे बन गया ना चित्र, यानी कि h1 का जो मान है पहला हो गया, यह दूसरा हो गया। बस समझा रहे हैं, इसको बताएंगे भी लेकिन चित्र को ध्यान से समझा रहे हैं। देखिएगा, यह R1 दिया है पहले के लिए शंकु, जो पहले शंकु का त्रिज्या है, पहले शंकु की त्रिज्या, पहले शंकु की त्रिज्या R1 दिया है, ठीक है ना, ठीक है। वह दूसरे शंकु की त्रिज्या R2 है, ठीक है, तथा ऊंचाई दोनों का क्या है, हमारे समान है, क्या है, समान है। इन्हें गलाने के बाद क्या किया है, तो क्या दिया कर आयतन, गलाने की बात किया है तो आयतन, आंख बंद करके आयतन का प्रयोग करेंगे। समान ऊंचाई के बेलन के रूप में परिवर्तन किया जाता है, यानी इन दोनों को जब गलाते हैं तो बेलन के आकार में हम परिवर्तन करते हैं। इन दोनों को गलाकर बेलन के आकार में परिवर्तन करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि बेलन का जो त्रिज्या होगा कितना होगा, अंडर रूट में R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग बट्टे में 3। तो क्वेश्चन का अनुसार चलते हैं। हमें क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। तो लिखेंगे दोनों शंकु का आयतन, दोनों शंकु का आयतन, दोनों शंकु का आयतन इक्वल में बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। एक बार और समझिएगा, क्यों आयतन ले रहे हैं, क्योंकि गलाया जा रहा है, तो गलाया जाकर क्या कर रहा है, गलाया जा रहा है, तो गलाने के बाद से क्या बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है।
दोनों शंकुओं को गलाकर बेलन बनाया जाता है तो इसका आयतन आपका निश्चित रहेगा, लेकिन आकार बदल रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का आयतन निकालेंगे। तो दोनों शंकु का आयतन नहीं पता है, हम बता रहे हैं कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस दोनों शंकु का बात किया है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल में, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो शंकु की त्रिज्या है R1 है और R2 है, यह हमारा R1 हो जाएगा, यह हमारा R2 हो जाएगा, ठीक है ना। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो गया। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है। यह H1 H2 नहीं है आपका, दिया है आपका जो ऊंचाई है आपका समान है, यानी कि H बराबर में H। तो हम पाई और H को कॉमन करेंगे तो बचेगा 1/3 R1 का स्क्वायर प्लस 1/3 R2 का स्क्वायर इक्वल में पाई H R स्क्वायर, पाई H कट गया। तो बचा कितना, आर स्क्वायर इक्वल में बचा है आपका R1 का क्यूब दिख रहा है, R1 का क्यूब बट्टे में 3 प्लस R2 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर बट्टे में 3, ठीक है ना, हर बराबर है, ठीक है। तो R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग बट्टे में 2 यानी कि अंडर सॉरी 3, गलती हो रहा है अब, तो कितना हो जाएगा R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग बट्टे में 3 हर बराबर। यही हमें पूछा था कि क्या पूछा था, बेलन का आयतन यानी कि बेलन का त्रिज्या पूछा था। तो यह बेलन का त्रिज्या ही है ना, यहाँ पर वर्ग आ रहा है, यहाँ पर वर्ग आ रहा है, तो वर्ग को इधर करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है ना। यह समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अंडर रूट में R1 का वर्ग, अंडर रूट में R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग बट्टे में 3, ठीक है। इसके साथ ले लीजिएगा। आज के लिए बस 4 ही सेट, हम सोचे थे 8 सेट समाप्त करा दें, लेकिन 1 घंटा से ज़्यादा हो गया समय, तो उसको अगले लेक्चर में समाप्त करा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद साथियों।